Hello students, welcome to our language skill development class. Today we will be learning how to write essay. This video is mostly for the beginners. शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन हमको जब ऐसे या निबंध लिखना होता है तो बहुत परेशानी हो जाती है क्योंकि हमको संकलन कैसे करना है इसका आइडिया नहीं होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सो टुडे वी विल बी लर्निंग how to write essay in our own words. तो सबसे पहले हम ये जाने कि आखिर ऐसे होता क्या है। What is an essay? An essay is a short formal piece of writing that mostly deals with a single subject. ऐसे जो है वो एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, वो एक ऐसा लेखन है जो मोस्टली सिंगल सब्जेक्ट यानी एक ही विषय पर हम उस पर डील करते हैं। जनरली एन एसे हैज 3 पार्ट्स। मुख्यतः हम देखेंगे कि किसी भी निबंध को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है एन इंट्रोडक्शन, द बॉडी ऑफ द एसे एंड द कंक्लूजन। तो पहला है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, दूसरा है बॉडी ऑफ द एसे यानी जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका विषय विस्तार, और आखिरी है कंक्लूजन यानी उपसंहार या निष्कर्ष। द बॉडी ऑफ द एसे कैन बी एक्सटेंडेड विथ डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द एसे। तो हम बॉडी ऑफ द एसे जो है, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं एसे को, उस विषय को हम किस प्रकार से विस्तार कर सकते हैं और विस्तार करके एक शब्द सीमा में हम किस प्रकार से एक अच्छा ऐसे, वेरी गुड ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान ले कि ऐसे जो है हम उसको 3 भागों में बांट देते हैं। वी कैन डिवाइड एसेज इनटू 3 टाइप्स: डिस्क्रिप्टिव एसेज, नरेटिव एसेज एंड रिफ्लेक्टिव एसेज, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। तो ये 3 प्रकार के जो एसेज हैं वो क्या हैं और कैसे होते हैं, कैसे हम उसको लिखेंगे, किस प्रकार से हम उसको विभाजित करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज क्या है? तो दिस टाइप ऑफ एसेज डिस्क्राइब अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल, एन एक्सपीरियंस और इमोशन और एन आइडिया। तो ये डिस्क्रिप्टिव एसेज जो है, वर्णनात्मक निबंध, ये हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान या किसी वस्तु या किसी जानवर या अपना अनुभव या कोई हमारा इमोशन है या आइडिया है, उसको लेकर के हम लिखते हैं। और ये होता कैसे है? द डिस्क्रिप्शन इज इन सच अ वे दैट अ पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड। हम इस प्रकार से सीक्वेंस की एक सीक्वेंस में हम इस ऐसे को लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव एसेज को, ताकि पढ़ने वाले के मस्तिष्क में ये एक पिक्चर के जैसे निर्माण हो जाए। For example, we write an essay on a great leader or on a historical monument or on our national bird etc. जैसे कि हम a great leader, छोटे क्लासों से हम इसको पढ़ते आते हैं, 7वीं 8वीं से 10वीं तक भी हम ग्रेट लीडर कैसे लिखते हैं, या किसी भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, किसी भी ऐतिहासिक इमारत पर लिखते हैं, या हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लैग है। इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर हम जो ऐसे लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एसेज के अंतर्गत आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एसेज जो है उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अ ग्रेट लीडर।
डिस्क्रिप्टिव ऐसे में अगर हमको अ ग्रेट लीडर का ऐसे अगर हमको लिखना है तो विच पॉइंट्स कैन वी इंक्लूड इन आवर ऐसे, हम अपने इस निबंध में किस किस बिंदु को समाहित कर सकते हैं। अब क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित है ग्रेट लीडर, तो हमारा पहला जो पॉइंट हम है उसमें लेते हैं उस व्यक्ति का बर्थ कहाँ हुआ, डेट, प्लेस, पेरेंटेज यानी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, किस तारीख को हुआ, किस स्थान पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके पिता क्या करते थे या माता कौन थी, इन सब का हम विवरण देते हुए हम पहला पॉइंट लेते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में जैसा चाइल्डहुड एंड स्कूलिंग, उसका बचपन कैसे बीता, उसके विद्यालय के दिन कैसे बीते, उसने कौन से स्कूल में पढ़ा, कौन सा कॉलेज में पढ़ा, इन सब बारे में हम लिखते हैं। फिर उसके आगे हम पॉइंट ले सकते हैं कैरियर एंड अचीवमेंट्स, इस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया, क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी, ये स्कूल में या विद्यालय में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसका हम एक पैरा बना लेते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चूंकि ये ग्रेट लीडर का है इसलिए उनका सोशल या पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक या राजनीतिक जीवन कैसा था। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन, उनने जिस भी नेशन में उनका जन्म हुआ था या वो जिस नेशन के थे, जिस राष्ट्र के थे, तो राष्ट्र के प्रति उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर वर्क एंड प्रिंसिपल्स, उनका कार्य कैसा था, उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, सिद्धांत क्या थे, किन किन सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया और उन सिद्धांतों को दूसरों को भी पालन करना सिखाया या दूसरे लोग उनके इस सिद्धांतों से किस प्रकार से प्रभावित होकर के इनके पद चिन्हों पर चलने लगे। फिर उनका कैरेक्टर यानी उनका चरित्र और फिर उनकी मृत्यु। तो हम ऐसा 7, 8 या 9 पॉइंट्स लेकर के हम एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख सकते हैं और वो भी स्वयं से, हमको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, बस हमको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना होगा और हम बहुत ही आसानी से एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है नरेटिव एसेज। नरेटिव एसेज क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एसेज इज लाइक टेलिंग अ स्टोरी। ये जो नरेटिव एसेज है वो एक प्रकार का जैसे हम कहानी कह रहे हैं। इट अलाउज अस टू एक्सप्रेस अवर सेल्स इन अ क्रिएटिव वे, किस प्रकार से हम सृजनात्मक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपना मत व्यक्त कर सके, अपना विचार व्यक्त कर सकें, वो नरेटिव ऐसे के अंतर्गत आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस उदाहरण के लिए द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हमारा स्कूल का या विद्यालय का पहला दिन कैसा था, या माई फेवरेट समर वेकेशन, या जो गर्मियों की छुट्टी होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो हमको मिलता है, तो इतने साल से जो हम ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो करते हैं, तो कौन सा ग्रीष्मकालीन अवकाश हमारा सबसे फेवरेट था, क्यों फेवरेट था, हम उसको अपना फेवरेट क्यों मानते, इस पर भी अगर हम निबंध लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेज आर अ क्रिएशन ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस। तो ये जो नरेटिव एसेज होते हैं वो पूर्ण रूप से हमारे स्वयं के अनुभवों पर डिपेंड करता है। हम अपने अनुभवों को किस प्रकार से, किस खूबसूरती के साथ हम कागज पर उसको लिख पाते हैं, कौन कौन से बिंदुओं को हम उसमें समाहित कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब नरेटिव एसेज जैसे अगर हमको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कि हमारा स्कूल का पहला दिन कैसे था। इस पर अगर हमको निबंध लिखने के लिए आता है तो हम किन किन बिंदुओं को उसमें समाहित कर सकते हैं। जैसा पहला है व्हाट प्लेस इज अ स्कूल, हमारे हिसाब से स्कूल कैसा स्थान होता है या उसको कैसा स्थान होना चाहिए, उस पर हम
5-6 वाक्य लिख सकते हैं। फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर रीचिंग द स्कूल, हमारा जो फीलिंग्स है, हमारा जो विचार है स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद, किस प्रकार से हमारे विचार बदले, हमने विद्यालय के बारे में क्या सोचा था और विद्यालय पहुंचने के बाद वहां के जो हमको अनुभव हुए उससे हमारा विचार में किस प्रकार से और क्या परिवर्तन आया, वो भी एक पॉइंट बन सकता है। हम जिस विद्यालय में गए तो वो स्कूल बिल्डिंग एंड इट्स सराउंडिंग्स, वो स्कूल बिल्डिंग कैसे था, उसका आसपास का क्षेत्र जो है, उसके आसपास का वातावरण कैसे था, वो भी हमारा एक पॉइंट बन सकता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द प्रिंसिपल एंड द टीचिंग स्टाफ, जब हम विद्यालय में गए तो हमारा मुलाकात जो है उस स्कूल के प्रिंसिपल या प्राचार्य से हुआ, वहाँ के टीचिंग स्टाफ से, टीचर्स से हुआ, तो उनके साथ हमारा अनुभव कैसा था, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो ये एक पैराग्राफ बन सकता है। एक्सपीरियंस विद क्लासमेट्स, जिस क्लास में हमने एडमिशन लिया उस क्लास के बच्चे कैसे थे, जो हमारे कक्षा मित्र थे वो कैसे थे। एंड मेकिंग फ्रेंड्स, हमने किन किन बच्चों से दोस्ती बना ली, जिनको हमने दोस्त बनाया वो कैसे बच्चे थे, उन्होंने हमारी मदद की कि नहीं की, ये भी हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम पूरे दिन में जैसे सारे टीचर्स से मिले, प्रिंसिपल से मिले, अपने क्लासमेट्स से मिले और भी लोगों से विद्यालय में मिले, तो वहां पर किस टीचर ने हमको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, द टीचर हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, हम उसके बारे में भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि किस टीचर ने हमारे मन पर बहुत ही अच्छा छाप डाला, क्यों डाला, उनमें हमने क्या देखा, इस सब का भी हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन यानी उसका निष्कर्ष या उपसंहार लिख सकते हैं कि हमारा पहला दिन स्कूल का कैसा था, अच्छा था या बुरा अनुभव था, कि हमें बहुत अच्छा लगा और हमें स्कूल जाने के लिए हमारा पहला दिन का अनुभव हमको आगे और स्कूल जाने के लिए हमको प्रेरित किया, इसके बारे में हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगला है रिफ्लेक्टिव एसेज। रिफ्लेक्टिव एसेज क्या है? दिस टाइप ऑफ एसेज कंटेन थॉट्स एंड व्यूज ऑफ पर्सन ऑन टॉपिक्स। ये एक ऐसा ऐसे है, रिफ्लेक्टिव ऐसे जो है विचारात्मक, जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपना स्व-विचार को व्यक्त करते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, मतलब सुबह का टहलना हो, या पोल्यूशन यानी प्रदूषण है, करप्शन है, लुकिंग एट द सनसेट, जैसे हमने कभी डूबते हुए सूर्य को देखा तो हमको क्या अनुभव हुआ, डूबता हुआ सूर्य कैसा लगा, इसके बारे में हम अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। माई हॉबी है, मेरा हॉबी क्या है, मैंने किसी एक हॉबी को क्यों चुना, उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने हॉबी किस उम्र से शुरू किया, हॉबी में मैं क्या क्या करता हूँ, क्या वो मुझे रुपए पैसे कमाने में भी मेरी मदद करता है या सिर्फ वो मेरा शौक पूरा करता है, किस प्रकार से मेरा हॉबी मुझे एनर्जी देता है। ये सब चीज़ों को, इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को हम समाहित करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे एसेज जो है रिफ्लेक्टिव एसेज या विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे कि हमने एक ऐसे लिखा पोल्यूशन पर। अब जब हम पोल्यूशन या प्रदूषण पर एक ऐसे लिखते हैं तो हम किस प्रकार से बिंदुओं को अरेंज करेंगे, किस प्रकार से उसको एक सीक्वेंस में, एक तारतम्य में हम बिंदुओं को बैठाएंगे, उसको देखते हैं। जैसे हम पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे व्हाट इज पोल्यूशन, आखिर प्रदूषण क्या है। फिर कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इन प्रदूषणों के कारण क्या है, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन है, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन है, रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्रदूषण को बढ़ाने या घटाने में मानव की क्या भूमिका है, क्या मानव प्रदूषण को बढ़ाता है या मानव के कारण प्रदूषण बढ़ा है, और उसके इल इफेक्ट्स यानी उसके दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव क्या है, प्रिवेंशन, उसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है। और इन सारे बिंदुओं के बाद हम निष्कर्ष पर आ सकते हैं। हम एक उपसंहार लिख सकते हैं कि प्रदूषण किस प्रकार से
मानव जीवन को या बाकी जीवों को जो इस पृथ्वी पर रहते हैं किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सब को लेकर के हम एक निष्कर्ष बना सकते हैं। अब आइए इसी टॉपिक को लेकर के हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि किस प्रकार हम बिंदुओं को आगे विस्तृत कर सकते हैं। अब जैसे ये पोल्यूशन का ऐसे है, तो पोल्यूशन के ऐसे में हमने 7 पॉइंट्स लिए हैं। व्हाट इज पोल्यूशन, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इल इफेक्ट्स, प्रिवेंशन और कंक्लूजन। तो हम इन सारे बिंदुओं के किस प्रकार से विस्तृत कर सकते हैं या विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। जैसा पहला हमारा बिंदु था व्हाट इज पोल्यूशन। अब व्हाट इज पोल्यूशन यानी पोल्यूशन क्या है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे। When the environment has substances which have harmful or poisonous effects, it is said to be polluted. जब हमारे वातावरण में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्मफुल हो, हानिकारक हो, और पॉइजनस या फिर जहरीला इफेक्ट उसका हो, उसका जहरीला प्रभाव हो, तो हम ऐसे वातावरण को बोलेंगे इट इज सेड टू बी पोल्यूटेड, कि ये दूषित है। अब दूषित कैसे हुआ? द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेज इन एटमॉस्फेयर पोल्यूट्स द एयर। अब जैसे हम बताएंगे कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, तो जैसे वायु में बहुत अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या और दूसरे हानिकारक गैसेस अगर हमारे हवा में या वातावरण में बढ़ जाते हैं तो ये उसको हवा को प्रदूषित कर देते हैं। उसी प्रकार से द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिपॉजिटेड इन द वाटर बॉडीज पोल्यूट्स द वाटर। उसी प्रकार से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं और वाटर बॉडीज में जो जल स्रोत है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो नॉन डिग्रेडेबल है, जो नष्ट नहीं हो सकते, या फिर गार्बेज यानी कूड़ा करकट कचरा जो है, ये हमारे सॉइल को, मिट्टी को, मृदा को प्रदूषित कर सकता है। तो इस प्रकार से 4-5 वाक्य हम लिख करके उसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना बना सकते हैं कि प्रदूषण क्या है। अब हमारा अगला पॉइंट था काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कि कितने प्रकार के प्रदूषण हैं। तो जनरली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। खास मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से हैं? दे आर द एयर पोल्यूशन, द वाटर पोल्यूशन एंड द सॉइल पोल्यूशन। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण है। अब ये कॉजेज, इसके क्या क्या कारण हैं, पोल्यूशन के कारण क्या क्या हैं। जैसे अगर हमारा वायु प्रदूषित है तो वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? The smoke and poisonous gases emitted from the vehicles and chimneys of industries and factories. The burning of things like rubber and plastic make the air polluted. अब हमको मालूम है कि हवा जो है हमको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अगर हमारे हवा में कुछ ऐसे जहरीले गैस या स्मोक, धुआं है, गैस है, ये सब अगर मिल जाता है, उसमें मिक्सअप हो जाता है, तो हमारा हवा जो है वो प्रदूषित हो जाता है। जैसे कि ऐसे पॉइजनस गैसेस या स्मोक, धुआं या ऐसा जहरीला गैस जो हमारे व्हीकल्स, जो गाड़ियां चलती हैं, बस, ट्रक, स्कूटर, कार, ये जो गाड़ियां चलती है उसमें से जो पॉइजनस गैस और स्मोक निकलता है, या जो चिमनीज एंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, बड़े बड़े जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसके चिमनी में से जो धुआं निकलता है, या जब हम रबर और प्लास्टिक जैसे चीजों को जलाते हैं तो उसमें से जो जहरीला गैस निकलता है वो हमारे हवा को प्रदूषित करता है।
The mixing of chemical waste dumped into the water bodies make the water polluted. इसी प्रकार से जो केमिकल वेस्ट, जो रासायनिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो निकलता है और हमारे जल स्रोतों में, वाटर बॉडीज में मिल जाता है, तो हमारा पानी जो है, जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, मतलब कीटनाशक जो है, ये पोल्यूट द एयर बॉडीज। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक जैसी चीजें भी है हमारे जल को प्रदूषित कर देती हैं। क्योंकि हमको मालूम है ये सब आम जिंदगी में या रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारा क्रियाकलाप होता है और इन्हीं क्रियाकलापों से हमारा वायु या जल या मृदा जो है प्रदूषित होता है। उसी प्रकार से द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पॉलिथीन एंड प्लास्टिक, केमिकल मैन्योर्स एंड डम्प्ड गार्बेज कॉजेज पोल्यूशन ऑफ सॉइल और लैंड। तो उसी प्रकार से जो नॉन डिग्रेडेबल, जो नष्ट नहीं हो सकते ऐसा वेस्ट जैसे कि पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, केमिकल मैन्योर्स है, रासायनिक खाद जो है, डम्प्ड गार्बेज है, खूब सारा कूड़ा करकट जिसको हम यहाँ वहां फेंक देते हैं, तो ये सारा जो है हमारा सॉइल या लैंड यानी मृदा या जमीन को, धरती को प्रदूषित करते हैं। तो ये सब कारण है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और इसको हमको रटने की जरूरत नहीं है, बस हमारे पास शब्द का भंडार होना चाहिए और हमको सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वाक्यों को किस प्रकार से हमको वाक्यों की संरचना करनी है, अगर हमको ये मालूम हो जाए तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश में एसेज लिख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट था रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव का प्रदूषण में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो पहला हम एक कोटेशन लिखेंगे, बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट पार्ट ऑफ द पोल्यूशन, यानी आप निराकरण का हिस्सा बनो, प्रदूषण का नहीं। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉज ऑफ पोल्यूशन। दिस रोल कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अब देखो, मानव का जो रोल है, जो भूमिका है प्रदूषण फैलाने में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो कैसे? excess use of gadgets like AC, refrigerators, use of vehicles that are run on fuels, deforestation, industrialization, etc. are the major causes of pollution done by human beings. अब हमको मालूम है कि आज के समय में अधिकांश घरों में हमको एसी देखने को मिलता है, यानी एयर कंडीशन, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है वायु में। रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज है, फिर यूज ऑफ व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स, फिर डीजल पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, डिफॉरेस्टेशन यानी बहुत सारे कारणों से जो हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण जो है, इन सब के कारण ये जो है हमारा मानव के द्वारा इन सब चीजों को किया जाता है और यही मेजर कॉज है, सबसे मुख्य कारण है प्रदूषण फैलाने में। और जब हम ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव यानी अच्छा, कैसे हम पोल्यूशन को मानव कम भी करता है। अब कम कैसे करता है? जैसे एफॉरेस्टेशन है, बहुत सारे ऐसे स्थानों में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जंगल रोपित किए जा रहे हैं। यूजिंग ऑफ नॉन फ्यूल व्हीकल्स लाइक बाइसिकल्स और ई रिक्शाज, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स, ऐसी गाड़ियां हैं जैसे साइकिल है, ई रिक्शा है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बिना फ्यूल के, बिना ईंधन के चलती हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का लगाना या पेड़ रोपित करना। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स फॉर एग्रीकल्चर, कृषि में हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी सामान्य खाद का उपयोग करना। अवॉइड यूजिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना। ये सारे जो कारण हैं वो पोल्यूशन को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। तो इस प्रकार से मानव का दो भूमिका है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इल इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसमें भी हम इस पॉइंट में भी एक कोटेशन लिख सकते हैं, गो ग्रीन टू ब्रीथ क्लीन, मतलब हरा भरा करो और स्वच्छ सांस लो। तो एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन कॉजेज हार्म टू ह्यूमन बींग्स।
किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो है वो मानव को हार्म यानी नुकसान ही पहुंचाता है। एंड अदर क्रीचर्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड, मानव के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं को भी जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। वी आर अफेक्टेड विथ वेरियस डिजीजेस, सम ऑफ विच आर इनक्योरेबल ऑल्सो। अब इसके दुष्प्रभाव जो है प्रदूषण के वो मानव पर कैसे पड़ते कि बहुत प्रकार के डिजीज, वेरियस डिजीजेस, बहुत प्रकार की बीमारियां जो है वो हो जाती हैं, ऑफ विच सम ऑफ विच आर इनक्योरेबल, जो कई ऐसी बीमारियां हैं जो ला इलाज भी होती है और हम अपने जान से भी हाथ धो बैठते हैं। पोल्यूशन इवन हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। हैम्पर यानी होता है रोड़ा डालना। तो प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों का जो विकास है उसमें भी रोड़ा आता है, मतलब प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों का भी समुचित विकास नहीं हो पाता है। एज वेल मेक्स ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो अनहेल्दी एंड सिक। और पेड़ पौधों का विकास तो नहीं हो पाता है, साथ ही साथ मानव भी अनहेल्दी, बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, मतलब अस्वस्थ और बीमार हो जाता है। ये प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं। अगला पॉइंट हमारा था प्रिवेंशन, रोकथाम। किस प्रकार से हम प्रदूषण का रोकथाम कर सकते हैं। इसमें भी हम एक कोटेशन डाल सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यानी प्रदूषण जिस चीज से हो रहा है उसको रिड्यूस करो, उस पर कम करो। रीयूज यानी जिन जिन चीजों को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं जिससे प्रदूषण कम हो तो हमको रीयूज भी करना चाहिए। रिसाइकिल यानी किन्हीं किन्हीं चीजों को हम दोबारा से यूज करके उसको बना सकते हैं तो वो रिसाइकिल भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से वी कैन टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे कदम उठा करके प्रदूषण का रोकथाम कर सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज। अगर हम घर में रहते हैं तो अपने घर के आसपास भी हम पेड़ लगा सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स रन ऑन फ्यूल्स। हम पेट्रोल डीजल से चलाने वाली अपनी गाड़ियों को चलाने में कमी ला सकते हैं। हम स्कूटी या कार या मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल का यूज कर सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज अवर नेसेसिटीज। जरूरतें जो है, जितनी ज्यादा जरूरतें बढ़ती हैं उतना ज्यादा प्रदूषण फैलता है, क्योंकि जरूरत का सामान जब हमारे पास अधिक होता है तो हम उसको बिना पूरा यूज किए उसको फेंक देते हैं, वो नष्ट होने में चले जाता है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए हमको अपनी जरूरतों को कम कर लेना चाहिए। वी कैन स्टॉप यूजिंग नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, जो नष्ट नहीं होते जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक, ऐसे चीजों को हमको उपयोग कम या बंद कर देना चाहिए। वी कैन यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, हमको ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल। रासायनिक खादों के बजाय हमको गोबर खाद वगैरह का उपयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। कूड़ा करकट को हमको यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंक देना चाहिए। वी कैन कीप अवर वाटर रिसोर्सेज क्लीन। हम अपने जल स्रोतों को भी कुछ सावधानी बरतते हुए साफ सुथरा और स्वच्छ रख सकते हैं। वी कैन रिसाइकिल एंड रीयूज रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स। जो भी रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स हैं उसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड बर्निंग थिंग्स एंड कटिंग ट्रीज। बेवजह कोई भी चीज को जलाना को हम रोकथाम कर सकते हैं। पेड़ काटना को हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हम एक छोटा सा कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है या स्वास्थ्य ही संपत्ति है। पोल्यूशन इन एनी फॉर्म कैन नेवर अलाउ अस टू रिमेन हेल्दी। पोल्यूशन किसी भी प्रकार में, किसी भी फॉर्म में हमको कभी भी स्वस्थ रहने नहीं देगा। इफ वी एक्ट अ बिट स्मार्टली, अगर थोड़ा स्मार्टली अगर हम अपना जीवन यापन करें इन हैंडलिंग थिंग्स, वी कैन इजिली डिक्रीज द कॉज ऑफ पोल्यूशन। तो अगर हम थोड़ा भी स्मार्टली अपने जीवन को व्यतीत करें तो हम पोल्यूशन को या प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वी शुड फर्स्ट फॉलो एंड देन प्रीच। तो सबसे पहले
हमको उन नियमों को खुद फॉलो करना चाहिए, खुद उन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो। एंड देन प्लीज उसके बाद फिर दूसरों को हमको एडवाइस देना है, दूसरों को हमको सलाह देना है। तो डोंट बी मीन, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा कोटेशन के साथ कि डोंट बी मीन, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। स्वार्थी मत बनिए, अपना एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को क्लीन रखिए, स्वच्छ साफ रखिए। तो इस कोटेशन के साथ हम अपना इस ऐसे जिसका नाम है पोल्यूशन, उस ऐसे को हम कम खत्म कर सकते हैं। तो कैसे हमने देखा कि किस प्रकार से हम कुछ बिंदुओं को लेकर के और उन बिंदुओं को हम विस्तृत कर सकते हैं अपने ही थोड़े से जानकारी को लेकर के। इसमें बहुत बड़ा कोई जानकारी नहीं, थोड़े थोड़े जानकारियों को लेकर के हम किस प्रकार से अपने आप से ऐसे लिख सकते हैं। इस उदाहरण से हमने आपको बताया। अब लास्ट में हम ये बोलेंगे कि कोई भी ऐसे अगर हमको लिखना है, निबंध लिखना है, तो कुछ कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले है थिंक अबाउट द टॉपिक। अगर हमको ऐसे लिखना है या ऐसे का हमको लिखने का प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले हमको एक टॉपिक लेना है, एक विषय लेना है, विषय वस्तु लेना है। उसके बाद फिर कलेक्शन ऑफ डिटेल्स थ्रू थॉट प्रोसेस। अब जब हम टॉपिक ले लिए तो उस टॉपिक में हम अपने थॉट प्रोसेस से, अपने दिमाग में ही उसके सारे डिटेल्स को, उसकी विस्तृत जानकारी को पहले हम इकट्ठा करेंगे। जैसा कि अगर हमने साइंस इन अवर डेली लाइफ, अगर हमने ये टॉपिक लिया तो हम इकट्ठा करेंगे अपने दिमाग में कि डेली लाइफ में हम साइंस का कौन कौन सा चीज उपयोग करते हैं, किस किस क्षेत्र में हम उपयोग करते हैं, शिक्षा के जगत में है कि चिकित्सा के जगत में है कि एग्रीकल्चर या कृषि के जगत में है, कि जो फैसिलिटीज हम रोज यूज करते हैं, साइंटिफिक गैजेट्स यूज करते हैं। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो डिटेल्स है, उसके बारे में हम अपने दिमाग में ही पहले डिटेल्स को कलेक्ट करेंगे। फिर अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। फिर एक सीक्वेंस में, एक कतारबद्ध हम उसको, उस सारे इंफॉर्मेशन को हम जैसा रफ एक ड्राफ्ट बना के, कि हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे हमारे पास उस टॉपिक को लेकर सूचना है, तो हम वो इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से सीक्वेंस में उसको जमाएं। फिर किन किन बिंदुओं पर हम कोटेशंस डाल सकते हैं, इंक्लूजन ऑफ कोटेशंस। कोटेशंस अच्छा होता है डालना, तो हम कैसे कोटेशंस और कौन सा कोटेशन वहां पर एप्रोप्रिएट होगा, उपयुक्त होगा, ऐसा कोटेशंस हम डाल सकते हैं। फिर स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट। जब हम लिख रहे होते हैं तो लिखते समय हमको देखना है कि जो हम शब्दों का उसमें उपयोग कर रहे हैं अपने लेखन में, ऐसे राइटिंग में, तो उसका स्पेलिंग्स सही होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग गलत होने से अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं कि हाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर में हमको इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने हैं, तो वो स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करके उसको सही लिखना है। फिर दूसरा है कि कोई भी ऐसे राइटिंग में हमारे पास एक शब्द सीमा होता है, चाहे फिर वो 250 शब्द का हो, 280 शब्द का हो, या 300 या मैक्सिमम 320 शब्दों का हम ऐसे लिखते हैं, तो वो वर्ड लिमिट को हमको ध्यान में रखना है। फिर जो हमारा मुख्य 2 बिंदु होता है, इंट्रोडक्शन और लास्ट का कंक्लूजन जो है, ये दोनों अच्छा होना चाहिए। जैसा इंट्रोडक्शन अगर हम देते हैं तो इंट्रोडक्शन हमारा क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब इंट्रोडक्शन के 4 वाक्यों को पढ़ करके पूरा ऐसे पढ़ने से पहले पढ़ने वाला जो है वो आकर्षित हो जाए, ऐसा एक आकर्षित और क्रिएटिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और जो कंक्लूजन है वो एक सीख या एक मॉरल देता हुआ होना चाहिए कि हमने, अगर कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है या रिफ्लेक्टिव टॉपिक है, तो उसमें हमारे क्या विचार हैं, तो हम अपने विचारों को उसमें डालते हुए, एक अच्छा सा कोटेशन डालते हुए हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखें और कोई भी टॉपिक में हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। बस थोड़े मेहनत की आवश्यकता है, और किस प्रकार से हम शब्दों का चयन करते हैं और स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए
हम बहुत बढ़िया अपने आप से ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया कि पोल्यूशन टॉपिक पे हमने किस प्रकार से बिंदुओं को एक्सपैंड करके, उसको विस्तृत करके लिखा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। आशा है आप लोगों को ऐसे लिखने में ये वीडियो मदद करेगा और आप अच्छा से अच्छा ऐसे और अच्छे शब्दों का चयन करते हुए आप आसानी से लिख सकेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।